नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो टॉपिक चल रहा था लागत लेखांकन का, जिसमें अपन ने जो है लास्ट क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, सीमांत लागत लेखांकन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लिया था, है ना। चलिए विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं आगे। विद्यार्थियों, अपन ने जो है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की बात कर ली थी। अब जो है आगे अपन बात करते हैं, जो है आपके मैं बात करूं श्रम लागत नियंत्रण की, मैं बात करने वाला हूं विद्यार्थियों। यानी कि अपन बात करने वाले हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल की, बात करने वाले हैं कि किस प्रकार जो है अपन श्रमिकों की जो है उनसे जो काम करवा रहे हैं, जो श्रम पर लागत आ रही है, उन लागतों का कैसे नियंत्रण रख सकते हैं, उसकी अपन बात करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो यानी कि श्रम पर श्रमिकों को जो अपन दे रहे हैं, श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के कारण पारिश्रमिक के कारण होने वाली लागतों का नियंत्रण। अपन क्या चाहते हैं कि श्रमिक जो है अधिक से अधिक उत्पादन करें। यही चाहते हैं कि श्रमिक अधिक से अधिक उत्पादन कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकाइयों का निर्माण करें, और जो है अपन जो है कम से कम उनको मजदूरी दें। उनको ऐसा क्या मोटिवेट करें कि वो अपने लिए काम करें, है ना। तो वही मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए अपन बोनस दें, उन्हें क्या दें, क्या सुविधाएं प्रदान करें ताकि वो काम ज़्यादा करे और अपने जो है क्या हो भाई, संगठन में संस्थान में उत्पादन अधिक हो, खर्चे कम आए। तो भाई अपन बात करने वाले हैं श्रम लागत नियंत्रण की, लेबर कॉस्ट कंट्रोल की। चलिए विद्यार्थियों, लेबर कॉस्ट कंट्रोल की अपन बात करने वाले हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं, जो अपन बात करने वाले हैं श्रम आवर्तन अनुपात की। हम बात करने वाले विद्यार्थियों श्रम आवर्तन अनुपात। वैसे श्रम आवर्तन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी? क्योंकि श्रम आवर्तन के बारे में जो है मैं आपको जो है मानव संसाधन प्रबंध के टॉपिक में बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ कि पृथक्करण क्या होता है, श्रम आवर्तन क्या होता है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ समझा चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, है ना। और ये भी बताया था कि श्रम आवर्तन ज़्यादा होने के कारण क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपको पता है फायदे तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान होते हैं ज़्यादातर, तो है ना। तो भाई श्रम आवर्तन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, श्रम आवर्तन होता क्या है भाई? भाई श्रमिकों का आना और जाना लगा रहना, श्रमिक आ रहे हैं, श्रमिक जा रहे हैं, है ना भाई। ये होता है श्रम आवर्तन। यानी कि श्रमिकों की संरचना में क्या होना, परिवर्तन होना, आवाजाही लगे रहना, श्रमिकों का आना, कोई नए श्रमिक आ रहे हैं, पुराने छोड़ के जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा भाई, जब नए श्रमिक आएंगे उनको आप ट्रेनिंग दोगे तो ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ेगा, है ना। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, शुरू शुरू में वो सीखेंगे नहीं, तो उत्पादन जो है वो भी उतना बढ़िया नहीं बनेगा, डिफेक्टिव बनेगा, टूट फूट ज़्यादा होगी, मशीनरी को चलानी नहीं आएगी, है ना। बाजार में हवा फैलेगी कि वहाँ लोग आदमी रहते ही नहीं है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। तो श्रम आवर्तन क्या है, यानी अपन कह सकते हैं कि श्रमिकों की संरचना में होने वाला परिवर्तन। यानी कि श्रमिकों का क्या होना भाई, श्रमिकों का आना जाना लगा रहना भाई, है ना। कुछ नए श्रमिक आना, कुछ श्रमिक कारखाने छोड़कर चले जाना भाई, है ना। नए श्रमिक, है ना, भाई कह सकते हैं अपन श्रमिकों का
आगमन व श्रमिकों का जो है कारखाना छोड़कर चले जाना, या फिर तुम वो कारखाना या तो छोड़कर चले गए या फिर तुमने उनको क्या किया भाई, तुमने उनको निकाल दिया। भाई यही तो हो सकता है कि या तो जो श्रमिक है स्वेच्छा से क्या है भाई छोड़ के चला जाए, या फिर तुमने क्या किया भाई श्रमिकों को निकाल दिया, है ना, यही हो सकता है भाई, है ना। तो भाई ये अपन बात करने वाले हैं श्रम आवर्तन की, यानी कि श्रम आवर्तन अनुपात की अपन बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, लेबर टर्न और रेशियो की अपन बात करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जब श्रम आवर्तन अनुपात बढ़ेगा तो इसकी मतलब सीधी सी बात है लागत भी बढ़ेगी। श्रम आवर्तन अधिक होने का मतलब है कि भाई श्रमिकों की जो है आवाजाही ज्यादा लगी हुई है, यानी कि श्रमिक एक स्थान पर टिक करके आपके कारखाने में काम नहीं कर रहे हैं। समझ गए भाई बात को। इसलिए श्रम आवर्तन अनुपात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो है आपके मैनेजमेंट में लास्ट टाइम आपका जो भर्ती थी 2022 वाली, इसमें क्वेश्चन भी आया था, है ना, श्रम आवर्तन वाला, और कई होंगे यही समझ में नहीं आया कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से था। तो ये क्वेश्चन भाई एचआरएम टॉपिक का था, वहां मैंने आपको ये करवाया था श्रम आवर्तन, है ना। तो आपको पता है कि क्या पता है कि श्रम आवर्तन अनुपात बढ़ेगा तो भाई आपकी लागत भी बढ़ जाएगी भाई, है ना। तो श्रम आवर्तन अनुपात बढ़ने पर लागत भी बढ़ेगी। और बताओ श्रम आवर्तन अनुपात क्या होना चाहिए, ज्यादा होना या चाहिए या कम होना चाहिए। तो आप क्या कहो गुरुजी, श्रम आवर्तन जो है वो कम होना चाहिए, यानी श्रम आवर्तन ज्यादा होने का मतलब है कि आपके संस्थान में उथल पुथल मची हुई है, लोग आपके संगठन में संस्थान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बंदे आ रहे हैं बंदे जा रहे हैं, यानी कि आपके साथ कोई स्थायी रूप से जो है प्रेम नहीं कर रहा है, प्रेम नहीं कर पा रहा है आपके साथ, जो है रिश्ता जोड़ने के लिए टिक नहीं पा रहा है, एक आ रही है एक छोड़ के जा रही है भाई, है ना। तो आप बताओ जब ऐसी कंडीशन होगी तो संस्थान की हालत खराब होगी, सीधी सी बात है, लागत भी बढ़ने वाली है, या 10,000 ले जो जा रही है वो ले जा रही है, नई आने वाली 20,000 ले रही है, 2 दिन बाद वो भी जा रही है, तुम उसको अपनी सेट कर रहे हो, उतने में वो फिर छोड़ के जा रही है। यानी सेट करने का मतलब है ट्रेनिंग का खर्चा तुम ट्रेनिंग पे लगा रहे हो, और 4 दिन बाद ट्रेनिंग आपसे ले रही है, जहाँ किसी और के पास संगठन में रहा है भाई, है ना। तो ये अपन बात कर रहे हैं इस चीज की भाई विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों इसके अंतर्गत जो है अपन अलग अलग ज्ञात करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं इसमें पृथक्करण मेथड की बात करूं, है ना, पृथक्करण की मैं बात करूं आपके जो है ना, सेपरेशन मेथड की बात करूं, सेपरेट यानी पृथक्करण का मतलब क्या होता है, बताओ देखें। जिन्होंने एचआरएम पढ़ा है उनको पता होगा कि पृथक्करण जो है कौन सा कार्य एचआरएम का, आप मुझे बता देना। जिन्होंने अच्छे से क्लास ली है, बहुत बढ़िया तरीके से जिन्होंने पढ़ा है, वहां पर मैंने ये सब कुछ आपको वहां बताया है ना। विद्यार्थियों पृथक का मतलब होता है छोड़ करके चले जाना, यानी कि पृथक का मतलब ये है कि शब्दों का विच्छेद हो जाना, यानी कि या तो छोड़ करके चले जाए या तुमने फिर उसको निकाल दिया भाई, यानी सेपरेशन मेथड। अपन कैसे ज्ञात करेंगे भाई सेपरेशन मेथड की, कि भाई नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर बट्टा एवरेज वर्कर इनटू क्या कर दोगे 100, है ना। तो भाई कि भाई कितने बंदे छोड़ के जा रहे हैं और औसत बंदे कितने थे, है ना, और औसत बंदे कितने थे 100 से गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पृथक्करण दर विधि से जो है आपका LTR आ जाएगा, यानी छोड़कर जाने वाले श्रमिकों का जो है आपको प्रतिशत अनुपात के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि आपके जो है, यानी कि सेपरेशन मेथड से जो है आपको पता चल जाएगा। लो भाई समझ गए। तो इसमें अपन केवल क्या है कारखाना छोड़कर जाने वालों का ही बात करते हैं, यानी कि संस्था से जो है पृथक हुए श्रमिक उनकी बात करते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत
संस्थान से, है ना, संबंध विच्छेद, यानी कि पृथक होने वाले है ना, कि भाई संस्थान को कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं या कितने लोगों को आपने जो है निकाल दिया है, भाई स्वेच्छा से छोड़ के चले जाए या फिर आपने निकाल दिया। एवरेज वर्कर यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने श्रमिक थे और आपके पास एंड में कितने श्रमिक है। तो भाई अपन ये बात करते हैं सेपरेशन मेथड की, यानी जो सेपरेट मेथड है उसकी अपन बात करें भाई। तो अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन ले लूं ऐसे ही रेंडमली, एक वर्ष के प्रारंभ में मैं बात करूं, एक संस्थान में वर्ष के प्रारंभ में 1200 श्रमिक व वर्ष के अंत में जो है 800 श्रमिक थे, है ना। 50 श्रमिक 50 श्रमिक संस्थान छोड़कर चले गए, संस्थान छोड़कर चले गए वह 40 श्रमिकों को निकाल दिया गया। यानी 50 तो स्वेच्छा से चले गए, और 30 लिख देता हूं ताकि कटने में आपके आसानी रहे, है ना। और 30 जो है श्रमिकों को अपन ने क्या कर दिया है, 30 श्रमिकों को निकाल दिया है। यानी कि आपने क्या किया, 50 श्रमिक तो आपके संगठन को छोड़ करके चले गए और 30 श्रमिकों को आपने जो है क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। चलिए विद्यार्थियों, तो छोड़कर जाने वाले कुल श्रमिक कितने हैं बताओ देखें। तो आप कहो गुरुजी 50 और 30 क्या है, 80। तो तुम ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, छोड़कर जाने वाले कितने हैं, 80। एवरेज श्रमिक कितने हैं, देखो 1200 और 800, देखो यानी 1200 प्लस 800 बटा 2, यानी कि 1000, है ना। तो 80 बटा 1000 इनटू क्या कर लोगे, 100 भाई। तो छोड़कर जाने वाले कुल श्रमिक हो गए 80। नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर, एवरेज वर्कर कितने आ गए, 2000 में 2 का भाग दिया 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, ये देखो यानी कि 8%। ये आपके जो है दर आ गई भाई विद्यार्थियों, है ना। तो ये आपके जो है पृथक्करण दर विधि से आपको सवाल में ऐसा देगा भाई कि पृथक्करण, है ना, दर विधि से, है ना, श्रम निकासी की दर, हाँ, ये भाई ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, ये बात थी आपकी पृथक्करण दर विधि की। आगे मैं बात कर लेता हूँ नंबर 2, इसी में जो है रिप्लेसमेंट मेथड की मैं बात कर लेता हूँ। कौन सा मेथड भाई, रिप्लेसमेंट मेथड। यानी कि रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है भाई, कि आपने, मैं बात करूं हिंदी में तो प्रतिस्थापन दर विधि हिंदी में, विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं कि जैसे सेपरेशन मेथड में तो जाने वाले श्रमिकों की बात करते हैं, तो इसमें जो श्रमिक आए हैं, यानी कि श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं, उसके बदले में हमने संगठन में कितने नए श्रमिक रखे हैं। रिप्लेस आपने शब्द क्रिकेट में देखा होगा, जब कोई बॉलर किसी दूसरे की जगह ले लेता है तो क्या वर्ड हो जाता है कि भाई फला बॉलर ने फला बॉलर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मान लो पहले कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, अब उसको हटा करके नया बॉलर लगाया, तो क्या आता है कि जब पहले वाले बॉलर के स्थान पर रिप्लेस इससे किया गया। तो रिप्लेस का मतलब है यानी प्रतिस्थापित किया गया है, यानी जो छोड़ के जा रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, तो भाई जो भी नए श्रमिक आए हैं, यानी कि श्रमिकों का आवागमन इसमें शामिल होता है, श्रमिक जाने वाले श्रमिकों की संख्या को शामिल नहीं करते हैं भाई।
समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना, इसमें जो अपन क्या नहीं शामिल करते, यानी कि इसमें संस्था से जाने वाले श्रमिकों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें केवल क्या होता है, यानी कह सकते हैं कि श्रमिकों का आगमन यानी कि नियुक्ति इसमें जो है, जो श्रमिक आए हैं नए हैं, उनको ही शामिल करते हैं भाई, समझ गए? तो भाई ये बात तुम क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है? यानी कि जो नए श्रमिक आए हैं उनको ही शामिल करते हैं आपके किस में, प्रतिस्थापन दर विधि में। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि भाई फॉर्मेट, पहले फॉर्मूले की बात कर लो। फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ रिप्लेस वर्कर, वही सेम फॉर्मूला है। वहां क्या था, सेपरेट की बात थी, यहाँ वही रिप्लेस की बात है, वही नीचे एवरेज वर्कर की बात है, गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो भाई। अब आपके पास क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन दे दो। जैसे मैंने कहा कि प्रारंभ में जो है श्रमिक जो है 400 थे, अंत में जो श्रमिक है वो मैंने कहा कि 800 है, और मैंने कहा कि नए श्रमिक जो है 60 नियुक्ति है, और मैंने कहा कि 30 श्रमिक छोड़कर चले गए। तो ये आपको मैंने डाटा दिया है कि 60 श्रमिक जो है वो नए नियुक्त किए, और बाकी जो है 40 क्या हो उसके फर्म को छोड़ करके चले गए। और मैंने आपको कहा कि प्रतिस्थापन जो विधि है ना, तो मैंने कहा कि आपको जो है प्रतिस्थापन दर विधि से श्रम आवर्तन अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, लेबर टर्न और रेशियो, या आपको कह सकता है श्रम आवर्तन अनुपात, या श्रम आवर्तन दर, या श्रम निकासी दर, कुछ भी पूछ सकता है। तुम ऐसा निकासी वर्ड पकड़ के ये मत कहना सिर्फ बाहर जाने वाले ना, यहाँ इससे मतलब नहीं, यहाँ बात मेथड में मायने रखता है। यानी कि यह मेथड अगर प्रतिस्थापन की बात करे तो तुमको जाने वाले श्रमिकों, है ना, प्रतिस्थापन की बात करें तो भाई आने वाले श्रमिकों को शामिल करना है। अगर बात सेपरेट की करें तो जाने वाले श्रमिकों को करना है। यानी कि यहाँ ये मेथड नहीं करता कि तुमको पूछ के, क्योंकि हर सवाल में यही देगा, निश्चित है कि श्रम आवर्तन अनुपात दर ज्ञात कीजिए या श्रम निकासी दर ज्ञात कीजिए, और तुम निकासी दर समझ के केवल जाने वालों का मत कर देना। अगर विधि अगर बात करें आपके प्रतिस्थापन की तो बात किसकी हो रही है, आने वालों की हो रही है। और इसमें मैंने देखो स्पष्ट लिख दिया कि जाने वाले श्रमिकों को शामिल नहीं करते हैं। तो देखो नंबर ऑफ रिप्लेस वर्कर कितने हैं, तो आप क्या करोगे भाई 60, एवरेज वर्कर कितने हैं 800, 400, 1200 में 2 का भाग दोगे 600 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 6 का 60 में भाग गया, 10% आपके आंसर आ जाएगा। बस ये बात तुम क्या रखना, ध्यान रख लेना। आगे मैं बात करता हूं नंबर 3, फ्लक्स मेथड। ये क्या है, ये दोनों का मिश्रित रूप है भाई, है ना। ये जो है आपके जो इसे परवा या अथवा आवागमन दर विधि कहते हैं इसे। यानी कि इसमें जो है आने वालों और जाने वालों दोनों पे ध्यान दिया जाता है। इस विधि में जो फ्लक्स मेथड, इसमें क्या होता है भाई, आने वाले और जाने वाले सभी श्रमिकों पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि सभी को ध्यान में रख करके श्रम निकासी दर ज्ञात की जाती है, यानी श्रम आवर्तन अनुपात ज्ञात किया जाता है। यानी कि इसमें इसमें सभी श्रमिकों को शामिल किया जाता है, चाहे आने वाले हो चाहे जाने वाले हो। यानी इसमें अगर फ्लक्स मेथड की बात हो आपके, तो तुम क्या करोगे ना, नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर यानी जो है छोड़कर जाने वाले,
प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस वर्कर यानी आने वाले, बट्टा एवरेज वर्कर इनटू 100। भाई ये क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ में जो श्रमिक थे वो कितने थे भाई। वर्ष के प्रारंभ में आपको ऐसे श्रमिक दे दिए 1100, वर्ष के अंत में आपको दे दिए 700, और कहा कि स्वेच्छा से फर्म छोड़ी कितनों ने, 50 ने, और निकाला अपन ने कितनों को निकाल दिया। भाई तुम्हारी कितनी इच्छा है बताओ, 80 को निकाल दें या 80 को निकाल दिया, और जो है श्रमिकों की नियुक्ति जो है वो हुई आपके, कितने ज्वाइन कराए भाई बताओ, 60 करवा देते हैं लोग। अब आपको कहा है कि आपको जो है फ्लक्स मेथड से जो है श्रम निकासी दर ज्ञात करनी है ना। आपको किससे ज्ञात करनी है, यानी फ्लक्स मेथड से जो है श्रम आवर्तन दर ज्ञात करनी है। या आपको कह सकता है कि पूर्वाधर विधि से। कौन सी दर विधि से भाई, पूर्वाधर विधि दे सकता है, यानी पूर्वा था अवगम दर विधि बोलते हैं तो पूर्वाधर विधि दे सकता है। तो यानी फ्लक्स मेथड यूज करना अंग्रेजी में सीधी से। तो तुम क्या करो, नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर कितने हैं पहले ये बताओ। तो सेपरेट कितने हैं जाने वाले, देखो 50 और 80 दोनों ही जाने वाले हैं 130, प्लस रिप्लेस कितने हैं नियुक्ति वाले 60, है ना। और आगे बात करें, एवरेज कितने हैं 1100, 700, 1800 बटा 2 900। एवरेज क्या करोगे, इसमें 1100 और 700 दोनों में जोड़ करके भाग दे दोगे, तो भाई तुम्हारे कितना आ जाएगा 190 बटा 900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 का भाग जाएगा 19 में, तो 9 दूनी 18, बच गया 1, हो गए कितने हो गए भाई 10, 9 एकम 9, फिर बच गया 1, 10, 21.11% आ जाएगा। समझ गए, यानी कि आपके कितना आ जाएगा 21.11% आ जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर लेंगे भाई, जो है दर ज्ञात कर लेंगे। कौन सी विधि से, पूर्वा विधि से जो है दर ज्ञात कर लेंगे। चलिए भाई विद्यार्थियों, तो इस प्रकार जो है आपके ये बात थी एलटीआर की। चलिए विद्यार्थियों, एलटीआर के बारे में समझ गए आप, यानी लेबर टर्न और रेशियो के बारे में। आगे अपन बात करते हैं, जब कोई श्रमिक आगे अपन बात करते हैं कि भाई अपने संगठन में जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं, भाई उनसे अगर अपन ज़्यादा समय काम करवाएं तो भाई ओवर टाइम काम कराएं तो उनको ओवर टाइम पेमेंट करेंगे। जब ओवर टाइम काम करेंगे तो ओवर टाइम पेमेंट करेंगे, यानी कर्मचारियों को, श्रमिकों को अपन ऐसे कहें कि भाई तुम है ना घर जा कर के क्या करोगे इतने जल्दी, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा पेमेंट ले जाओ, पत्नी खुश होएगी, तुम एक्स्ट्रा वेतन लेकर के जाओगे घर पे, पत्नी सोचेगी, और पूरे दिन जो है यहाँ रहोगे तो घर जाते ही नींद भी आराम से आ जाएगी, है ना। तो अच्छा रहेगा, तो श्रमिक सोचता है ये इसमें हमारी भलाई है ना। तो हम बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अगर प्रश्न आता है ना यहाँ से तो यहीं से ही आएगा भाई, वैसे तो आता तो नहीं है पर एक बार है तो यहीं से आता है। लो भाई, अधिक समय अधिक मजदूरी की बात करें, यानी कि भाई कोई श्रमिक है, उसका निश्चित समय किया गया है कि सुबह 9 से लेकर के जो है 6 बजे तक काम करना है, लेकिन वो रात को 8 बजे तक काम करता है। उसका समय कितना है 6 बजे तक, लेकिन 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे, तो जैसे ही भाई आप संडे के दिन है ना, या फिर किसी भी दिन आप जब एग्जाम में ड्यूटी दोगे, जो भी कंपटीशन एग्जाम है, तो भाई आपकी जो सैलरी है वो तो मिलेगी, लेकिन आपको उस ड्यूटी के एवज में जो है वो भत्ता भी मिलेगा भाई, जो 300 400 250 जो भी होगा, यानी कि आपने एक्स्ट्रा काम किया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा काम करोगे उसकी एक्स्ट्रा मजदूरी मिलने वाली है भाई, है ना। तो यानी कह सकते हैं यदि कोई श्रमिक
यदि कोई श्रमिक अपने निर्धारित या कह सकते हैं दिए गए टाइम से अधिक समय के लिए काम करता है ना, तो दिए गए समय से, यदि कोई श्रमिक अपने निर्धारित दिए गए समय से अधिक समय से अधिक समय के लिए कार्य करता है तो उसे ओवर टाइम कहते हैं भाई, है ना। तो उसे अपन क्या कहते हैं, अधिक समय, यानी कि ओवर टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम काम किया है। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को ये बताओ कि अगर तुम अधिक समय के लिए काम करोगे तो सीधी सी बात है भाई, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कुछ। अगर नहीं दोगे, है ना, तो बताओ काम कैसे चलेगा, ये बताओ ना आप। अगर नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा, समझे भाई, है ना। तो भाई अगर आपने अधिक समय के लिए काम किया है, अब मतलब बताओ कि घर जाकर के एक बंदा शाम को 6 बजे घर जाके सो जाता है। एक बंदा शाम को 6 बजे घर जाकर सो जाता है, और एक बंदा शाम के 8 बजे घर जाता है। तो मेरे को ये बताओ कि इसने बंदे ने, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, तो बताओ बी ने ऐसा कोई, बी को क्या घर पे नींद नहीं आती, बी भी तो घर जा सकता था भाई। जब ए 6 बजे तक का टाइम था, यानी का निर्धारित टाइम क्या है ना, तो कार्य का निर्धारित समय 6 बजे है ना, शाम 6 बजे भाई। अब मेरे को बताओ, ए तो निर्धारित समय छोड़ के चला गया, लेकिन ये 2 घंटे एक्स्ट्रा कर रहा है, तो बताओ ये भी तो घर जा सकता था, आराम कर सकता, लेकिन इसने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है। अगर इसको ऐसे ही करना है तो फिर भाई इसमें और इसमें फर्क क्या रह जाएगा, यानी कि इसने ओवर टाइम इसलिए किया है कि इसको कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा, इसीलिए तो इसने ओवर टाइम काम किया भाई। नहीं तो ये क्यों करता, ये भी एक ही तरह चला जाता। तो भाई जो अधिक समय के लिए काम करे, सीधी सी बात, उसे मजदूरी भी अधिक देनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए अपन जो अधिक समय के लिए काम करता है, तो उसे अपन अधिक मजदूरी प्रदान करते हैं, समझ गए भाई, है ना। तो भाई यानी कह सकते हैं अधिक समय के लिए, अधिक समय में कार्य करने पर, अधिक समय में कार्य करने पर श्रमिक को अधिक समय की अधिक समय की क्या प्रदान करोगे भाई, मजदूरी दोगे, यानी जिसे अपन क्या कहेंगे भाई, ओवर वेजेज कहेंगे भाई, है ना। तो अधिक समय की दी गई मजदूरी, मजदूरी क्या कहलाती है भाई, है ना, अंग्रेजी में कह सकते हैं ओवर टाइम वेजेज, यानी अधिक समय मजदूरी। तो भाई उसे दी गई मजदूरी क्या कहलाती है भाई, ओवर टाइम वेजेज, यानी अधिक समय मजदूरी प्रदान की जाती है भाई। यानी अधिक समय के लिए जो आपने मजदूरी दी है, वो अधिक समय मजदूरी ओवर टाइम वेजेज कहलाती है भाई। समझ गए विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। आपका जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, यानी कि कारखाना अधिनियम जो 1948 है, वो क्या कहता है, अगर कोई श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटा, कितना घंटा, डेली का प्रतिदिन 8 घंटा, और जो सप्ताह है
उस सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपको पता है? सप्ताह की बात करें तो आपको पता है, यानी कि संडे को काउंट नहीं करते हैं नॉर्मली। अगर काउंट किया जाए तो भी सप्ताह 7 दिनों का होता है। उस सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे, कितने घंटे भाई? 48, यानी अगर 6 दिन का माने तो 8 संग 48, या तुम 6-6 करवा लो, सातों दिन ही करवा लो, 7-7 करवा लो बोले, लेकिन 50 घंटे से अधिक समय के लिए अगर तुम काम करवाते हो ना, तो उसे क्या माना जाएगा? अधिसमय माना जाएगा, है ना। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार यदि कोई श्रमिक यदि कोई श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे, कितने घंटे भाई? 8 घंटे, या फिर मैं बात करूं आपके, है ना, प्रतिदिन 8 घंटे, या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य करता है, तो भाई जो उसने अधिक कार्य किया है ना, तो भाई कार्य करता है, तो अधिक कार्य क्या माना जाता है? अधिक कार्य, अधिक समय, यानी ओवर टाइम माना जाता है। ये बात भाई ध्यान रख लेना। चलिए विद्यार्थियों, आगे अपन बात करते हैं, जो है ओवर टाइम की बात कर लेते हैं अपन। जो आपके ओवर टाइम की अगर मैं बात करूं, तो जब अपन समय के अनुसार, यानी टाइम के अनुसार श्रमिकों का अगर पारिश्रमिक वेतन की बात करें, है ना, तो भाई उसमें जो है हावर टाइम की बात करें। और एक होता है कि वेतन देने का दो टाइम है, एक तो देखो समय के अनुसार देना, एक होता है कार्य क्षमता के आधार पर। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक तो जैसे आपको कहा कि 5 घंटे कार्य करने पर जो है रुपए दूंगा, 5 घंटे कार्य करने पर, है ना, आपको प्रति घंटा 50 रुपए से, यानी कि मैं आपको 5 घंटे काम करने पर घंटे 50 रुपए के हिसाब से रुपए दूंगा। यानी अब तुमको क्या करना है? 5 घंटे निकालने हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपको ये दिया जा सकता है कि 100 इकाइयों का उत्पादन करने पर, है ना, या फिर आपको ऐसे 100 इकाइयों की, मैं ये कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं इकाइयों का उत्पादन, है ना, वहां ऐसी कंडीशन हो सकती है कि प्रति इकाई 10 रुपए, यानी तुम 1 इकाई बनाओगे 10 रुपए, अगर 100 इकाई बनाओगे तो 1000 रुपए ले जाओगे भाई, है ना। तो भाई जहां पर तो ये क्या होता है? कार्य क्षमता के आधार पर हो सकता है। तो अगर अपन कह सकते हैं कि समय के अनुसार श्रमिकों को पारिश्रमिक देना क्या होता है भाई? आपका जो है आवर टाइम होता है, जो अपन पढ़ेंगे हाल से और रोवन की बात करेंगे, है ना। तो समय के अनुसार, यानी टाइम के अनुसार क्या देना भाई? पारिश्रमिक देना, रुपए देना। यानी कि आवर टाइम, और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं किसको भाई? आवर टाइम अपन पढ़ने वाले हैं हाल से वह रोवन को, है ना। इन दोनों को अपन पढ़ने वाले हैं आवर टाइम में अभी। आगे मैं बात करूं भाई कार्य क्षमता के आधार पर, जैसे मैंने कहा देखो कार्य क्षमता के आधार पर, एक तो समय के अनुसार दे सकते हो, एक होता है कार्य क्षमता के अनुसार, है ना। कार्य क्षमता के अनुसार भी पारिश्रमिक दिया जा सकता है भाई, है ना। जैसे मैंने अभी कहा, किसके आधार पर? ये देखो किसके आधार पर कहा? यूनिट के आधार पर, यानी यूनिट के आधार पर
यानी कि प्रति इकाई उत्पादन। तो भाई एक तो ये है कि तुम यूनिट बनाओगे तो ही तुमको मिलेगा। एक होता है कि तुमको यूनिट बनाओ या मत बनाओ, तुमको टाइम कंज्यूम करना है ना। तो भाई दो टाइप से अपन बात करेंगे पारिश्रमिक की। और जैसे कि भाई कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि एक तो तुमको बोले कि तुम जो है सुबह 8 से लेकर के, यानी आपको कहे कि मॉर्निंग में 8 से लेकर के इवनिंग 6 बजे तक काम करना है। काम कितना हो इससे कोई मतलब नहीं है, तुमको तो दाढ़ी भरनी है, घंटे भरने हैं। अगर तुमको जो है डेली के 500 रुपये दिए जाते हैं ना, तो 500 रुपये देने की शर्त क्या है कि सुबह 8 से शाम 6 बजे तक तुम काम करो, 500 रुपये मिलेंगे। काम क्या हो रहा है, कितने यूनिट बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ ऐसी दशाओं में क्या होता है पता है, काम करने वाला मजदूर कभी चाय पीने जाता है, कभी टॉयलेट करने जाता है ना, कभी साथियों से बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, ये घंटे कंज्यूम करने हैं। क्यों? क्यों उसको पता है कि शाम 6 बजते ही आज की दाढ़ी 500 पक्की है। और एक होता है जब कार्य क्षमता के आधार पर, जब यूनिट के आधार पर। अब ऐसा है कि तुम सुबह 8 से लेकर के शाम 6 बजे तक काम कर रहे हो, चाहे 9 बजे से करो, लेकिन अगर तुम यूनिट बनाते हो, एक यूनिट पर तुमको अगर 10 रुपये मिलते हैं, अगर तुम डेली की 60 यूनिट बनाओगे तो तुमको कितने रुपए मिलेंगे? 600। अब यहाँ आदमी पड़ जाता है 99 के फेर में, 99 के चक्कर में। और फिर आदमी क्या सोचता है कि आज 60 यूनिट बना के मैंने 600 कमाए हैं, कल 70 यूनिट बना के 700 कमाऊंगा। और इस प्रकार वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, रोबोट बन जाता है। फिर वो फोन भी बात नहीं करता है, व्हाट्सएप भी नहीं देखता है, साथियों से भी बात नहीं करता है, चाय पीने भी नहीं जाता है, टॉयलेट भी नहीं जाता है, क्योंकि उसको एक ही दिमाग में कि यूनिट बनानी है। और ऐसे ऐसी योजनाओं से संस्थान को फायदा होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं समय दर पर, है ना। समय दर पर आधारित प्रेरणात्मक, यानी ये मोटिवेशन करने के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया भाई, बोनस योजना है, उनकी अपन बात करते हैं। यहाँ हम विद्यार्थियों दो बातें करने वाले हैं। एक आपके सबसे पहले हाल से और रोहन की बात करेंगे। मैं बात करूंगा हाल से पर ब्याजी योजना। ये मैंने कहा कि हाल से और रोहन दोनों टाइम आधारित बोनस योजनाएं हैं। विद्यार्थियों प्रश्न आता है वो यहीं से आता है लगभग, आपके जो है हाल से या रोहन में से ही, है ना। पीछे एक प्रश्न आया था वो हाल से रोहन में से आया, और वो भी कभी कभार आता है। इसका जो प्रतिपादन में बात करूं तो FA हाल से ने किया। किसने किया भाई प्रतिपादन, इसका मैं बात करूं, FA हाल से ने, है ना। कहाँ किया? अमेरिका में। कब किया? 1891 में। किसने किया भाई? ये FA हालसे ने किया। कब किया? 1891 में, अमेरिका में किया। यानी समय के आधार पर किया। किसके आधार पर? ये आपको पहले ही पता है, यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, समय के आधार पर ही पढ़ने वाले अपन हालसे और रोहन को, है ना। कब किया FA हालसे ने? अमेरिका में 1891 में। अब इसमें क्या होता है कि टाइम को अपन बात करते हैं, दो भागों की बात करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम और एक है एक्चुअल टाइम। यानी स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है मानक समय, या मैं इधर लिखूं आपके मानक, या जिसे अपन कह सकते हैं परमापित समय। एक्चुअल टाइम का मतलब वास्तविक, या अपन कह सकते हैं लिया गया समय भाई। लो भाई, यानी कि एक बात हो रही है स्टैंडर्ड टाइम की, एक बात हो रही है आपके एक्चुअल टाइम की भाई। यानी कि आपने कितना टाइम निर्धारित था और आपने कितना टाइम लगाया है।
कई बार आपने के घर वालों ने सामान मंगाया होगा और ऐसे ही बाजार से सामान मंगाया होगा और आप बाजार में दोस्तों के साथ बातचीत लगे होंगे और सामान जो है लेकर के घर जाते जाते आप सुबह के सामान गए हुए घर वाले इंतजार कर रहे हैं, आप शाम को घर पहुंचते हैं या फिर आपको कहा कि सामान लेके आ जा जल्दी से, जो है आपको कहा कि हलवा बना रहे हैं, बोले जल्दी से जा चीनी लेकर के आ, और आप गए 2 घंटे बाद वापस आए तो घर वाले बोलेंगे तू जो है इतना टाइम लगा है। अब वो घर वालों की भाषा तो मैं आपको क्या बताऊं वो क्या भाषा होती है ना। फिर वो यही बोलेंगे भाई इतनी दूर में तू है चीनी बाजार से लाने गया था या दिल्ली गया था, इतनी देर में तो दिल्ली से चीनी लेके आ जाता। इसका मतलब क्या है कि भाई बाजार जाने का स्टैंडर्ड टाइम कितना है और तुमने एक्चुअल टाइम लिया कितना है। यानी कहने का मतलब है, उनके कहने का तात्पर्य है कि भाई ये काम 15 मिनट में हो सकता था, तुमने इसमें 2 घंटे लगाए। यानी स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि एक वे देखो, मैंने आपको पहले एक ईंट के भट्टों का उदाहरण दिया था कि भाई एक जो है कि 3-4 नौजवान युवाओं को, है ना, यूथ जो है उनसे ईंटें बनाई गई तो उसके आधार पर स्टैंडर्ड यूनिट ज्ञात की गई कि भाई स्टैंडर्ड यानी मानक संख्या निर्धारित की गई। तो वैसे ही मानक समय निर्धारित किया गया होता है ना, वैसी परिस्थितियों में कि भाई एक काम को करने में कितना समय लगता है। समझ गए भाई। यानी स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है मानक समय। जैसे कि मैंने कहा कि आदमी, अगर मैं बात करूं नॉर्मली साबुन की फैक्ट्री में जो साबुन बनाता है ना, वो मैंने कहा कि 1 घंटे में जो है 10 साबुन बना देता है। कितनी बना देता है भाई? 1 घंटे में 10 साबुन बना देता है। कितनी भाई? 10 साबुन बना देता है। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई अगर डेली अपन के 50 साबुन बनानी है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर स्टैंडर्ड टाइम की मैं बात करूँ जिसमें चाय पीना वीना सब शामिल, हमने विशेष परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, यानी सब कुछ कैलकुलेट किया जिसमें चाय भी पिलाई है, एक मजदूरों को, है ना, रेस्ट भी दिया है, टॉयलेट करने भी गए हैं, और उसके आधार पर हमने देखा कि यानी कि 5 घंटे में बंदा क्या कर सकता है, क्या कर सकता है भाई? 5 घंटे में 50 साबुन बना सकता है। इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड टाइम कितना सेट कर लिया? 5 घंटे कर लिया। अब बताओ कोई मजदूर अगर यही 50 साबुन 4 घंटे में बना दे तो तुम क्या मानोगे? उस मजदूर की, है ना, लोहा नहीं मानोगे, उस मजदूर की कुशलता नहीं मानोगे कि जो काम 5 घंटे में होना था वो बंदे ने 4 घंटे में कर दिया। इसका मतलब बंदे ने जो है मन लगा करके, जोश लगा करके, कुशलता के साथ काम किया है, अच्छा काम किया। उसको शाबाशी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आपके गोली देनी चाहिए। तो भाई इस आलसे ने क्या कहा कि स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम जो बंदे ने लिया, देखो ये 4 घंटे में इसने लिया, ये तो इसका एक्चुअल टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे था। तो यानी कि बंदे ने जो टाइम लिया ना, तो देखो बंदे ने टाइम कम लिया, है ना, जो हमारा मानक समय था, परमामित समय था, परमापित, है ना, उससे कम समय लिया। तो भाई इसने जो बात करूं तो इसने समय बचाया है, 1 घंटा बचाया। तो ये आलसे ने कहा क्या कि जो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का अंतर है, यानी जो समय बचाया है, उस बचाए समय का तुम क्या दो? 50% बोनस दो बंदे को। किसने कहा? ये एफ है आलसे ने कहा भाई, है ना। तो ऐसे आसन क्या कहा? इन्होंने कहा कि परमापित समय और और वास्तविक समय के बीच के अंतर का अंतर का मतलब क्या है? अंतर है क्या, पहले दिए देखो। सेव टाइम, यानी कह सकते हैं बचाया गया समय, यानी कि परमापित समय और वास्तविक समय के बीच के अंतर का 50%, यानी सेव टाइम का बचाया गया जो समय उसका 50% क्या दिया जाएगा भाई? बोनस दिया जाएगा। ये लो भाई। ये किसने कहा भाई? आलसे ने कहा। चलिए विद्यार्थियों, बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है
स्टैंडर्ड टाइम है वो कह रहा है 60 घंटे है। लो भाई, यानी 60 घंटे में तुम ये काम कर सकते थे जो भी काम है, और तुमने एक्चुअल टाइम कितना लिया है, कह रहा है 48 घंटे लिया। अच्छा, बढ़िया काम किया तुमने, कम समय में काम कर दिया भाई। 48 घंटे में तुमने काम कर दिया। और क्या कह रहा है, बेसिक वेजेज रेट जो है, वेजेज रेट क्या है, 5 रुपए पर हावर, यानी 1 घंटे के तुम 5 रुपए काम के दे रहे हो। आपको कहा है कि हाल से योजना के अनुसार बोनस व कुल राशि ज्ञात करनी है। लो है, अभी ज्ञात कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो देखिए, पहले तो ये बताओ, बंदे को काम कितने समय में करना था, टाइम कितना था, 60 घंटे था। पर बंदे को बड़ी फुर्ती थी काम की, बंदे ने काम 48 घंटे में निपटा दिया। यानी कि बंदे ने टाइम कितना बचा लिया भाई, सेव्ड कितना कर लिया। इस बंदे ने जो है 60 में से 48 जाए, यानी कि 12 घंटे पहले ही काम सलटा दिया। कुल मिला के ये, इसको कोई शादी में जाने की जल्दी थी, तो इसने सोचा कि 12 घंटे पहले सल्टा के शादी में धूम धड़ाके से आराम से जाऊं। चलो अच्छी बात है। अब तुम 5 रुपए इसको क्या कर रहे हो, घंटे के रुपए दे रहे हो, तो इसने काम कितना किया, जो टाइम बचा है 12, किया कितने घंटे, 48 घंटे। तो भाई जितना किया उसका दो भाई। तो भाई इसकी जो है, इसकी मजदूरी कितनी हो जाएगी जब तुम बेसिक वेजेज रेट से करोगे, है ना। तो भाई 48 घंटे गुना क्या कर दो, 5, तो कितने हो जाएंगे रुपए, 4 पंजे 200, 8 पंजे 40, यानी कि कुल मिला के 240 रुपये तो इसकी बेसिक वेज होगी। ये लो, बेसिक वेज तो ये होगी 240 रुपये। बोनस कितना, 12 घंटे बचाए। तो मेरे को बताओ 12 घंटे की बोनस कितने रुपए होते हैं। तो देखो, 12 घंटे गुणा, अगर ये काम करता तो भी इसको 5 रुपये घंटे के मिलते, गुणा कितना परसेंट बोनस देना है, 50%, यानी 50 बटा क्या कर दो, 100 कर दो। तो तुम देखो, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 रुपये। ये लो, यही करोगे भाई, सीधा ही कर सकते हो। 12 पंजा 60 का आधा देना है, 30 रुपये मिलेंगे। तो बताओ टोटल वेजेज कितनी ले जाएगा ये, कुल मजदूरी कितनी ले जाएगा। तो मेरे को पता है 240, इसकी वो बन रही है 30 रुपये बोनस के। तो ये टोटल कितनी ले जाएगा, 270 रुपये अपने घर ले जाएगा भाई। कितने रुपए घर ले जाएगा, 270 रुपये। समझ गए, बस इतनी सी बात है ना। यार इसमें अगर तुमको कहे कि जो है, इसकी जो है प्रभावी मजदूरी दर ज्ञात करो, अगर तुमको ये भी साथ में पूछ ले कि प्रति घंटा इफेक्टिव रेट क्या है प्रति घंटा, प्रभावी मजदूरी दर का भी पूछ ले, तो तुम क्या करो भाई, इसकी जो टोटल रुपए कितने आए, 270 में भाग दे दो, कितने घंटे किया था इसने काम। इसने काम किया था 48 घंटे। 270 में जब 48 का भाग दोगे तो इधर आएगा 24, इधर कितना आएगा, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, बच गया 135। अभी भी कट रहा है क्या, तीन तीन से कट जाएगा, 8 तिरी 24, 4 तिरी 12, बच गया 1, 15, 5 तिरी 15। अभी भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना। तो 45/8 में जब भाग दोगे तो 8 छंग 48 होता है, तो 8 पंजे 40, बच गए 5, 50, है ना। तो 8 छंग 48, ये होगा 8 पंजे 40, 5 बच गए 5, 50, 8 छंग 48 बच गए 2, 20, 8 दूनी 16। यानी कि ये आपके जो है 5 रुपए 62 पैसे इसको जो है प्रति घंटा मजदूरी पड़ी है। जैसे ये 5 रुपए दे रहा था ना, ये अब इसको पड़ी कितनी है, इसने 5 रुपए 62 पैसे घंटे के हिसाब से रुपए कमाए हैं भाई। तो बताओ विद्यार्थियों, आलस्य में कोई डाउट किया, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है अगर पेपर में आता है तो। आगे मैं बात कर लूं, जैसे मैंने कहा कि हालसे और रोमन दोनों ने समय आधारित बताई थी, आगे मैं बात कर लूं रोमन बोनस योजना की, मैं बात कर लूं। देखो देखिए विद्यार्थी, रोमन जो है 1901 में बात की थी, जो है हालसे ने 1891 की बात थी। तो जो है ये 1901 में इसका प्रतिपादन किया। कहाँ का निवासी था, ग्लासगो का निवासी था डेविड रोवन।
लो भाई, यानी इसका प्रतिपादन रोमन बोनस योजना का किसने किया भाई? ग्लास्को ने किया, है ना। 1901 में जो है ग्लास्को का था रे, 1901 में ग्लास्को का था। बंदा कौन था? डेविड रोवन। तो नाम इसके नाम देखो, एफ है आलसे भी आलसे के नाम पर, रोवन भी रोवन के नाम पर है भाई। तो इसका डेविड, अब रोवन ने क्या क्या, वही बात रोवन ने कही जो कौन कहता है? आलसे कहता है ना। बात वही एफ है हालसे की हो चाहे रोवन की हो, बात ये समय की ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है, किसमें? फॉर्मूले में फर्क आ जाता है, मेथड में फर्क आ जाता है। किसके? आलसे। और आलसे ने क्या कहा कि जो टाइम बचाया है उसका तुम कितना दे दो? 50% बोनस दे दो। लेकिन रोवन ने ऐसा नहीं कहा। तो फिर भाई रोवन ने क्या कहा? रोवन ने कहा कि भाई तुमने जो है, रोहन ने कहा कि बेसिक वेजेस तो तुम सीधी दे दो, बेसिक वेजेस तो वही दे दो। कैसे भाई? एक्चुअल टाइम कितना लिया, गुणा कौन सी चीज भाई? एक्चुअल टाइम कितना लिया और तुमने क्या लिया भाई? वेजेस रेट क्या है? लो भाई, जो वेजेस रेट है पर हाँ वो दे दो। कोई बात नहीं, इसका मतलब यहां तक सेम है। बेसिक वेजेस में हाल से भी सेम है, रोहन भी सेम है। बात आई बोनस पे। अब बोनस पे इसने क्या कहा भाई? किसने भाई? रोहन ने क्या कहा? इसने कहा कि भाई एक्चुअल टाइम कितना लिया है, स्टैंडर्ड टाइम कितना था। क्या कह रहा है कि तुमने एक्चुअल टाइम कितना था, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, गुणा सेव्ड टाइम कितना था, गुणा WR, यानी कि वेजेज रेट। किसकी बात करूं भाई? आपके WR पूरा लिख देता हूं, वेजेज रेट पर हार। ये बात कही भाई किसने? रोवन ने। यानी रोवन ने क्या किया कि भाई एक्चुअल टाइम कितना था, स्टैंडर्ड टाइम की बात, है ना। रोवन ने क्या किया? एक्चुअल टाइम बट्टा स्टैंडर्ड टाइम गुना सेव टाइम। समझ गए? यानी कि वहां क्या हो रहा था? सीधा सेव टाइम का 50% था। इसने कहा कि ना एक्चुअल लिया कितना, था कितना, और बचाया कितना। कहने का मतलब यह है कि ऊपर इन दोनों का जो योग है ना, एक्चुअल और सेव्ड का, वो ST के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ देखें। चिन्ह गुणा में मैं बात कर रहा हूं तुमको याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए, है ना। किसके लिए? फॉर्मूला याद रखने के लिए कि 80 और सामा जो है ST है वो सेव टाइम है। यानी कि ऊपर का योग नीचे वाला ST जो स्टैंडर्ड टाइम जो यानी टोटल समय है, जो निर्धारित समय है, जो मैक्सिमम है, उसके ऊपर वाला ये ना, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो बराबर आएगा, है ना। और गुणा वही वेजेस रेट है ना। और जब इनको टोटल कर देंगे तो बेसिक वेजेज, टोटल वेजेज क्या हो जाएगी? वही जो सिस्टम वहां था वही यहाँ हो जाएगा, बेसिक प्लस प्लस बोनस भाई। ये भाई फॉर्मूला दिया था आपके रोवन ने। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, जो है जिसके आधार पर अपन हाल से और रोवन दोनों की तुलना कर लेते हैं। कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो है स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा है 20 घंटे। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम आपको 20 घंटे दी है, और टाइम जो है लिया गया है, एक्चुअल टाइम है वो है 16 घंटे। और आपको कहा है कि वेजेज रेट जो है 10 रुपया पर हावर है। आपको होल से और राउंड दोनों से ज्ञात करना है। देखो देखें, एक तरफ मैं बात कर लेता हूँ होल से की, जो अमेरिका का था, एफ है होल। इधर मैं बात कर लेता हूँ आपके डेविड रोवन की। दोनों के आधार पर ज्ञात कर। देखो आरसे का सिस्टम क्या था भाई? बेसिक वेजेज का सिस्टम क्या था कि भाई तुमने कितना घंटा लिया, तो तुमने काम कितना घंटा किया, 16 घंटा, गुणा रेट क्या थी, 10 रुपए। यानी कि टोटल रुपए कितने हुए? 160 रुपए।
बात करो बोनस की। बोनस पे इसने क्या कहा, आलसे ने क्या क्या बचाया गया समय। तो बताओ टाइम था कितना निश्चित 20, लिया कितना 16, तो भाई सेव टाइम कितना है। तो आप कह सकते हो कि भाई बचाया गया समय वो कितना है, 4 घंटे पहले काम सल्टा दिया। हालसे ने बोनस का क्या कहा कि भाई जो बचाया गया टाइम है उसकी जो रेट है उसका 50% कर दो भाई। तो बताओ 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, यानी 4 पंजे 20 रुपए। टोटल वेजेज कितनी होगी बताओ देखें। तो आप बोलोगे गुरु जी टोटल वेजेज होगी 160 प्लस 20, 180 रुपये। ये लो है। इधर बात करो रोवन की। रोवन की भी वही बेसिक वेजेस तो वही सेम की सेम ही आनी है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक वेजेस कितनी है, 16 घंटे काम किया 10 रुपए थे, 160 रुपये हो गए। बात करें बोनस की, या बोनस का रोहन क्या कहता है कि रोहन क्या कहता है कि भाई आपने जो है एक्चुअल टाइम कितना लिया 16 घंटा, गुणा सेव टाइम कितना किया 4 घंटा, टोटल टाइम था कितना 20 घंटा, गुणा वेजेज रेट कितनी है भाई। आप बोलोगे वेजेज रेट है 10 रुपए, काट दो भाई, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4 चौक 16, 16 दूना 32 रुपए, ये हो गया। टोटल वेजेज कितनी होगी, तो आप देखोगे टोटल वेजेज होगी 160 प्लस 32, यानी कि 192 रुपये। ये लो, ये आपका हो गया सवाल। समझ गए। अगर आपको इफेक्टिव रेट की भी याद करनी हो, तो आप इफेक्टिव रेट याद करनी हो ना आपको, पर भाई मजदूरी दर पर हावर की, तो कैसे याद करोगे। 180 में घंटे कितने काम किया 16 घंटे, इधर 192 रुपये मिल रहे हैं, घंटे कितने काम किया 16, तो भाग दे लो भाई। 16 एकम 16, बच गए 2, यानी कि 20। 16 एकम 16 ये हो रहा है, 16 एकम 16 बच गए 2, 20, 16 बच गए 4, 40, 16 दूना 32, बच गए 8, 80, 16, 11.25 आ गया, 11 रुपये 25 पैसे। इधर भाई 16 एकम 16 बच गए 3, 2, 16 दूना 32, ये लो। ये पर भाई मजदूरी दर आ गई भाई आपके जो है 11.25 और 12 रुपया भाई आपके। इस प्रकार अपन जो है ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों ये बात थी हालसे और रोवन की। चलिए विद्यार्थियों, और अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें अपन कुछ, जैसे आपके होलसे और होलसे के साथ में था एक वेयर, इन दोनों ने एक संयुक्त रूप से भी योजना दी थी आलसे वेयर, है ना। तो आलसे वेयर योजना के आधार पर, है ना, आधार पर श्रमिकों को बचाए गए समय का 30% बोनस दिया जाता था। देखो आलसे रोहन के आधार पर क्या था, है ना। देखो वेयर कहाँ का था, ये इंग्लैंड का। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई आपको ध्यान में क्या रखना है, जो आलसी योजना है वहां आपको ये ध्यान है ना, आलसे में 50% दिया। आलसे ने अकेले बंदे ने बात की, तो आलसे अकेले बंदे ने क्या कहा, 50% बचाए गए समय का आपको बोनस देना है। जब बात हो आलसे और वेर की साथ में, जब वेर कहाँ का इंग्लैंड है, तो इन दोनों ने मिलकर के क्या कहा था, 30%, यानी वेर का साथ में प्रभाव पड़ने का इसने कहा कम करो भाई, हम दो हो गए कम कर दो। और आलसे अकेले ने 50% की बात कही थी। रोवन का सिस्टम क्या है, वही एक्चुअल टाइम बटा स्टैंडर्ड टाइम गुना सेव टाइम गुना वेजेज रेट, बस समझ गए। ये तुम ध्यान में रख लेना। इसके अलावा विद्यार्थियों आलसे रोहन की अगर बात करें ना, दोनों की तुलना करें ना, तो आपने देखा होगा अभी जो अपने पीछे बात की, परमापित यानी स्टैंडर्ड समय का 50% से अधिक समय लेने पर जो रोवन योजना है ना,
यानी अगर तुम स्टैंडर्ड टाइम जो निर्धारित टाइम उसका टाइम से यानी कि 20 घंटे निर्धारित है, तुम 10 घंटे से ज़्यादा समय लेते हो, यानी 11 घंटे लेते हो या 12 घंटे करते हो, यानी कि 10 घंटे या 9 घंटे में नहीं, तुम 50% से अधिक समय लेते हो, 11 घंटे में काम करते हो, तो ध्यान रखना तुमको जो मजदूरी ज़्यादा किसमें मिलेगी, रोहन प्लान में मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। तो भाई प्रमापित समय का 50% से अधिक समय लेने पर रोहन योजना में जो है अधिक मजदूरी मिलती है ना। तो रोहन योजना में जो है कुल मजदूरी ज्यादा मिलती है। गुरुजी प्रूव करके बताओ तो। देखो मैं तीनों ये लाइन जो है प्रूव कर देता हूँ पहले आपके सामने। ऊपर वाली तो गई, ये लाइन देखो। मैं ऐसे आपको एक सवाल दे रहा हूँ कि मेरे को ये बताओ, एक बंदा है जिसका स्टैंडर्ड टाइम ये था, मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड टाइम, मैं तीन कंडीशन में दे कर देता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम 10 आवर ही है, 20 कर देता हूँ चलो। स्टैंडर्ड टाइम जो है मैं 20 घंटे कर देता हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम कितना भाई, 20 घंटे। और एक्चुअल जो टाइम है वो मैं अलग अलग करता हूँ देखो। और मैं इधर जो बात कर लेता हूँ आलसे की, और इधर मैं बात करता हूँ रोवन की। देखो जब स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटे है और एक्चुअल टाइम बंदा लेता है, वेजेज रेट जो है वो मैंने 10 रुपये रख रखी है, ठीक है, पर घंटे की। एक्चुअल टाइम वो है अगर बंदा जब 10 घंटे लेता है यानी कि पूरा पूरा 50% ले, तो बताओ आलसे में क्या सिस्टम है अपने। तो बताओ आपको पता है कि बेसिक वेजेस कितनी आ जाएगी। तो आप बोलो गुरु जी 10 घंटे काम कर रहा है, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपये आओ आ जाएंगे। बोनस कितना आ जाएगा, आप क्या कहो गुरु जी, 10 घंटे के बचाए उसने 10 रुपए के हिसाब से गुणा 50% करोगे तो 100 का 50% 50 रुपये, यानी गुरु जी टोटल रुपए हो जाते हैं 150। रोहन क्या कहता है, वही सिस्टम। ये तो बेसिक वेजेस तो वही सेम सिस्टम आ जाएगा, 10 गुणा 10 बराबर 100 रुपये। और जब सूत्र लगाएंगे उसका तो वो क्या कहता है कि एक्चुअल टाइम है ना बटा स्टैंडर्ड टाइम गुणा सेव टाइम गुणा 10 रुपये वेजेज। तो बताओ करो भाई, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, यानी कि 50, जोड़ो भाई 150। तो बताओ यानी क्या समझ गए कि अगर आलसे और रोन कोई सा भी प्लान हो, लेकिन अगर तुम निर्धारित समय का प्रमावित समय का पूरा आधा समय लेते हो, 50% समय लेते हो, तो दोनों में कुल मजदूरी क्या मिलती है, बराबर मिलती है ना। तो ये लाइन भी लिख लो तुम। क्या लिख लो, परमापित समय का 50% ही लेने पर आलसे हुए रोवन दोनों योजना में क्या मिलती है, बराबर मजदूरी मिलती है। यानी अगर 50% ही टाइम लोगे ना तो दोनों में क्या मजदूरी मिलती है, बराबर मिलती है, कोई फर्क नहीं आता है। अब इसको प्रूव करते हैं ऊपर वाले को। इसने क्या कहा था अपन ने क्या कहा था, जब अधिक समय लेता है 50% अधिक समय। अब हम बात कर लेते हैं 12 घंटे कर देते हैं इसको। कितने घंटे कर देते हैं, एक्चुअल टाइम कर देते हैं 12 घंटे। लो है, इसका मतलब हाल से क्या कहता है कि भाई 12 × रुपये 10 120। रोन में भी 12 × 10 120, यहाँ तक कोई लफड़ा ही नहीं है। आगे आ जाओ, 8 घंटे बचाए, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, 50% 40 रुपए, टोटल रुपए हो गए 160। आलसे कहता है 160 ले जा भाई। रोहन क्या कहता है, ना भाई रुक पहले मेरी बात कर, तूने टाइम कितना लिया 12, टोटल कितना था 20, बचाया 8, रेट कितनी है भाई तेरी 10, काट दे 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48, यानी रुपए कितने ले जा भाई, 168 रुपए ले जा, यानी कि 8 रुपए ज्यादा। और अपन ने क्या लिखा था, परमापित समय का 50% से ज्यादा समय लेने पर रोहन में ज्यादा, तो रोहन में ज्यादा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलो भाई अब बात कर लेते हैं 50% से कम समय लेता है तो क्या होता है। देखो देखिए 50% कितना है, 12 है ना। तो भाई इसको 12 को अपन अब कर देते हैं 8 कर देते हैं,
ये लो 8 घंटे काम करवाते हैं। आलसी क्या कहता है भाई, काम कितने घंटे किया, 8 रुपए 10 के हिसाब से 80 रुपए, ये हो गए तुम्हारे बेसिक। ये भी रोहन भी यही बात कह रहा है, 80 ले जाओ भाई। बात बोनस की आती है। बोनस का ये क्या कहता है, 12 घंटे तुमने बचा लिए 10 रुपए के हिसाब से, 50% तो 120 का 50% 60 रुपए, यानी तुम ले जा रुपए 140 भाई। ये क्या कहता है, बोनस की बात आती है। क्या कहता है कि एक्चुअल टाइम कितना लिया तुमने, 12 घंटे लिया, टोटल टाइम कितना था, 20 था, एक्चुअल टाइम 8 लिया ना। भाई एक्चुअल टाइम कितना लिया तुमने, 8 लिया, टोटल था 20। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आमने सामने गुणा किधर रख दो। लेकिन फिर तुम सोचो गुरुजी ऐसे क्यों रखा, है ना। तो एक्चुअल तो अगर कैलकुलेशन पता है तो तुमको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर 12 लिखूं इधर 8 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भाई एक्चुअल टाइम 8 लिया, बट्टा 20 गुणा बचाया कितना, 12, गुणा क्या भाई, 10 रुपए के हिसाब से कर लो भाई। 4 पंजे 20, 4 तिरी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 8 तिरी 24, 24 दूना 48 रुपए। ये आ रहा है कि एक्चुअल टाइम कितना लिया, सेव टोटल था 20, गुना सेव टाइम 8/20 गुना 12, 4 तिरी 12, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, है ना, 3 दूनी 6, 8 संग 48। तो 80 और 48 कितने हो गए भाई आपके, जब जोड़ोगे 80 और 8, 8 4 12, 128 रुपए। तो बताओ यहाँ मजदूरी 128, यहाँ 140, यानी कि अब मामला आलस्य में ठीक लग रहा है, सुटेबल। यानी कि अगर तुम प्रमापित समय देखो, प्रमापित समय का 50% से ज्यादा टाइम लोगे तो रोन में ज्यादा मजदूरी मिलेगी। बराबर लोगे तो 50% टाइम लोगे स्टैंडर्ड टाइम का, तो दोनों में बराबर लगेगी। लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड टाइम से का जो है 50% से कम समय लेते हो तो आलसे में ज्यादा मजदूरी मिलती है ना। तो ये बात तुमको, तीनों बातें मैंने जो है तुमको प्रूव कर दी ना। तो ऐसे बातें प्रूव करके लिखी जाती है, परमापित समय का 50% से कम समय लेने पर, है ना, आलसी योजना में कुल मजदूरी ज्यादा मिलती है। तो तुमको प्रभावी दर ज्ञात करना सब बता दिया मैंने, कुल मजदूरी ज्यादा मिलती है रोवन की तुलना में। तो विद्यार्थियों ये थी महत्वपूर्ण बातें आपके जो है आलसे और रोहन प्लान की। आगे मैं देख लेता हूँ क्लास कितने टाइम की हो चुकी है। चलो थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। आगे ये तो थी समय आधार पर, आगे मैं बात कर लेता हूँ इंडिविजुअली, व्यक्तिगत मौद्रिक परिणात्मक योजनाओं की मैं बात कर लेता हूँ। देखो देखिए, यदि विद्यार्थियों में बात करूं, यानी कि कार्य क्षमता के आधार पर, अभी थी समय के आधार पर, अब बात करेंगे यानी कि टाइम से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी कैपेसिटी अधिक है, तुम ज्यादा काम कर सकते हो, ज्यादा उत्पादन कर सकते हो, ज्यादा यूनिट बना सकते हो, तुम ज्यादा ले जाओगे घर, है ना। हमारे बाप साहब पूरे दिन बैठे रहो भाई, तुम 4 घंटे में भी है ना 400 कमा के जा सकते हो। सीधी बात, तुम 4 घंटे में 400 कमा के जा सकते हो घर। या फिर ये है कि तुम 4 घंटे या फिर 8 घंटे में तुम जो है 8 घंटे समय निकाल कर 400 ले जाओगे समय के आधार पर। यहाँ तो मैं तुम्हें 4 घंटे में 400 दे रहा हूँ, इकाइयां ज्यादा बनाओ ज्यादा ले जाओ भाई, है ना। तो भाई बात कर रहे हैं कार्य क्षमता के आधार पर। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन, नंबर 1, आपके जो कौन था भाई, F. W. टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विस्लो टेलर, है ना। F. W. टेलर जिसका किसका जनक कहा जाता है भाई, आपको पता है, प्रबंध के सिद्धांत में अपने पढ़ा था, वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, है ना। तो अपन भाई F. W. टेलर की अंतर्युक्त कार्य दर की बात करने वाले हैं, है ना।
लो भाई, किसकी बात कर रहे हैं? एफडब्ल्यू टेलर की बात करने वाले हैं, अंतर्वृत्त कार्यदर की बात करने वाले हैं, जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का आपको पता है जनक कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था भाई? एफडब्ल्यू टेलर ने। यानी आपसे पूछा जाए विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली किसने प्रदान की, तो आप क्या बताओगे? एफडब्ल्यू टेलर। क्या? डिफरेंशियल पीस वेजेज रेट सिस्टम, यानी कि विभेदात्मक आधार पर, है ना, श्रमिकों में भेद कर करके जिसने मजदूरी प्रणाली प्रदान की, वो कौन था? एफ डब्ल्यू टेलर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो भाई आपको पता है टेलर ने जो है, आपको पता है टेलर को मानसिक क्रांति का भी कहा जाता है जनक। ये सारी में मानसिक क्रांति का मूलाधार कहा जाता है टेलर क्रांति को, क्योंकि टेलर ने कहा था, टेलर का आपको पता है श्रमिक विरोध करते थे, बंद बड़ा ये कहाँ से बंदा आया है, पूरे दिन जो है प्रयोग वियोग करता रहता है, काम धंधा इसका कुछ है नहीं, है ना। तो टेलर ने भाई समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन कर करके ऐसे परमापित समय निर्धारित, परमापित इकाइयां निर्धारित कर ली थी कि भाई इतनी इकाइयां बना सकता है बंदा आराम से, तुम काम चोर नहीं बनाते हो, है ना। तो भाई मैं बात करूं, तो टेलर की जो बात करूं, तो टेलर ने क्या भाई, तो टेलर ने, है ना, समय तथा गति अध्ययन द्वारा प्रत्येक, है ना, टेलर ने समय अध्ययन करके, गति अध्ययन करके, थकान अध्ययन करके द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए परमापित समय निर्धारित कर लिया। किसने भाई? आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने भाई, है ना। तो भाई परमापित समय से जो मजदूर है ना, अब परमापित समय से ज्यादा उत्पादन करते हैं, है ना, तो उनको तो क्या है, ज्यादा दर से मजदूरी देने का काम किया किसने? एफ डब्ल्यू टेलर ने। कहा कि बंदा जो ज्यादा काम कर रहा है उसको हाई रेट से रुपए दो तुम, है ना, और जो बंदा कम काम कर रहा है उसको कम रेट से दो, तभी कम वाले बंदे के जचेगी कि आगे बढ़ूं, जब वो इतना कमा रहा है तो मैं भी उतना कमाऊं। ये बात किसने कही? टेलर ने कही भाई, है ना। तो भाई जो श्रमिक, जो निर्धारित समय किया गया है, जो मानक समय जो है ना, तो जो श्रमिक परमापित समय में परमापित उत्पादन से, परमापित उत्पादन या उससे अधिक उत्पादन, या उससे अधिक उत्पादन करता है, तो उसे ऊंची दरों से भुगतान किया जाता है, हाई रेट से पेमेंट किया जाता है। परंतु परमापित समय में, परंतु परमापित समय में अगर कोई परमापित उत्पादन से कम उत्पादन, कम उत्पादन करता है, तो उसे उसे नीची दरों से भुगतान किया जाता है, उसे नीची दरों से भुगतान किया जाता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो अपन ने स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर रखी है ना, जो आदमी परमापित, जो स्टैंडर्ड हमने यूनिट सेट कर रखी है कि बंदा 5 घंटे में या 10 घंटे में कम से कम 50 साबुन बनाएगा या बनाएगा, अगर 50 से कम बनाता है तो नीची दरों से भुगतान करो, अगर 50 से ज्यादा बनाता है तो ऊंची दरों से भुगतान करो भाई। समझ गए? यानी जैसे मैंने कह दिया कि भाई मैं जो है सुबह 8 से लेकर के 4 बजे तक जो है बंदा जो है 50 जो है स्टैंडर्ड यूनिट है,
यानी कि परमापित इकाइयां कितनी है? 50 है साबुन की, ठीक है। अब कोई बंदा अगर 50 या 50 प्लस, तो उसे तो जो है हाई रेट से कर दो, ठीक है। और कोई बंदा 49 है ना, 49 बनाता है तो फिर, या इससे कम बनाता है, तो उसे जो है लो रोड से जो है निम्न दर से क्या कर दो? भुगतान कर दो भाई। ये बात किसने कही? टेलर ने। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो टेलर है, इसकी जो है इसमें जो है न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं दी जाती है ना। तो इस योजना में किसी भी श्रमिक को न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं दी जाती है कि तुम्हें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, काम करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं दी जाती है, समझ गए? यानी कि मिनिमम कुछ नहीं है, फिक्स है। जैसे भाई, जैसे मैंने कहा कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों ईंट के भट्टे पर काम करने गए, ठीक है। ईंट के भट्टे पर काम करने गए, और दिल्ली की जो है स्टैंडर्ड जो है ना, इंटें हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है इंटों की, वो है 100। यानी सुबह से शाम तक काम करके एक बंदा 100 यूनिट आराम से बना सकता है। अब क्या हुआ, हमने क्या कर दिया कि अगर कोई स्टैंडर्ड यूनिट से ऊपर बनाता है या स्टैंडर्ड यूनिट बनाता है, तो उसे तो मैंने कह दिया जो है मजदूरी है 12 रुपए प्रत्येक ईंट, और स्टैंडर्ड से अगर कम बनाता है, स्टैंडर्ड से कम बनाता, तो मैंने कह दिया कि 8 रुपए ईंट। क्या कह दिया? अगर कोई बनाता है, या तो मिनिमम या बनाता है उससे ज्यादा, तो मैं 112 रुपए ईंट के हिसाब से दूंगा। अब देखो, बी बंदा 100 ईंट बनाता है तो कितने रुपए लेके जाएगा? 100 × 1200। सी बंदा जो है 120 ईंट बनाता है तो 12 रुपए के हिसाब से कितने लेके जाएगा? 1440 रुपए। इतने होते ना। और ए बंदा जो है वो ईंट बनाता है 90 ईंट, तो ये कितने ले के जाएगा? 90 × 8, 720 रुपए, है ना। समझ गए भाई बात को? और एक बंदा और है डी, जो पूरे दिन में 0 ईंट बनाता है, तो भाई आपके जो है 8 रुपए के हिसाब से क्या लेके जाएगा? 0 रुपए। यानी कि अब देखो, ईंट नहीं बनाई ना तो कुछ नहीं लेके गया, यानी कि सारा खेल ईंट बनाने पर है। यानी न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं है। अब डी आकर के बोला मैं भी तो इनके साथ आया था, सुबह आके भट्टे पे बैठा था, सुबह ना कितने बजे आया था भैया? ये सुबह ना 8 बजे आके आके बैठा था ईंट के भट्टे पर काम करने। सुबह बोला, डी बोला मैं सुबह 8 बजे आया था, शाम के 4 बज गए, ये भी तो 8 बजे आए थे, 4 बजे। इनको जब 714 40 1200 720 दे रहे, तो 1000 रुपए तो मेरे को भी दो। बोले ना, तूने काम नहीं किया। बोले आया तो था, लाया था, बैठा था घर पे, बैठा रहता, यहाँ बैठा था ही कर लिया, अच्छी गप्पे मार ली, इससे ज्यादा तेरे को क्या मिलेगा भाई? इसका मतलब टेलर वाली इसमें न्यूनतम इतनी कोई गारंटी नहीं। अगर तुम ईंट बनाओगे तो ही मिलेगा, भले ही तुम भट्टे पे आके बैठ जाओ, पूरे दिन टाइम अपना वेस्ट कर लो, भले, समझ गए? है ना। देखो, और लेकिन मजे की बात देखो कि जिसने ना, अब देखो इसके इसके ईंटों के ज्यादा फर्क नहीं है, केवल 10 ईंट का ही फर्क है, लेकिन मजदूरी में देखो कितना फर्क आ रहा है। कितना रुपए? 800 और 400। देखो, 480 रुपए अधिक ले जा रहा है ये, सिर्फ 10 ईंट ज्यादा बनी है। यानी एक ईंट इसके पड़ रही है 48 रुपीज की, एक ईंट 48 रुपए की पड़ रही है बी के। इसकी तुलना देखें तो, यानी कि इसमें जो है बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है मजदूरी में। समझ गए भाई? ये बात भी ध्यान रखना, है ना। तो भाई ये बात भी लिख सकते हैं अपन, इसी योजना में जो है, इस योजना में श्रमिकों की कार्य क्षमता में थोड़ा सा भी, है ना, कार्य क्षमता अगर थोड़ा कोई बहुत भी अंतर होता है ना,
तो थोड़ा-सा अंतर होने पर भी अंतर होने पर भी मज़दूरी की जो मज़दूरी आपने देखा, उसमें कितना फ़र्क आ जाता है ना? अंतर हो जाने पर थोड़ा-सा अंतर होने पर भी मज़दूरी की दरों में डेढ़ गुना डेढ़ गुना अंतर हो जाता है। ये बात देख लो, इसका मतलब क्या है, अगर तुम ज़्यादा पीछे नहीं रहोगे ना, तो भी रुपए बहुत फ़र्क आ जाएगा। डेढ़ गुना अंतर हो जाता है। लो भाई, ये बात थी आपके जो है, ये सारी बातें जो है मैंने आपको प्रूव कर दी है भाई, है ना? तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। आगामी क्लास में जो हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो है टेलर की जो है, या फिर आगे अपन बात करें टेलर की बात करें, चाहे इमर्सन की बात करें, चाहे बात गेंटास की करें, है ना? तो ये सारी अपन जो है आगामी क्लास में देखने वाले इनके बारे में, और कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें देखेंगे लागत लेखांकन की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।